डॉक्टर साहब, आपने कुछ वादे किए थे निगरान वज़ीर बनने के बाद, जिसमें एक बड़ा वायदा ये था कि आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाना। एक तो मैं समझना भी चाहता हूँ कि आईटी के एक्सपोर्ट क्या है और फिर आपने कितने बढ़ा दिए। सर, आईटी का एक्सपोर्ट अभी अगर आप ऑफिशियली देखें तो तकरीबन $2.5 बिलियन 2.6 बिलियन डॉलर्स नज़र आते हैं देखने में। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डॉलर्स लाने और फिर उन डॉलर्स को बाहर स्पेंड करने में बहुत कदगने हैं इस वक्त, तो आईटी कंपनीज क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, कोई एलसी तो खुलनी नहीं, कोई बिल ऑफ लेडिंग नहीं बनना, कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होनी। ये 4 बच्चे एक कमरे में कंपनी बनाते हैं, बाहर कोई उनका क्लाइंट है उसके लिए काम करते हैं, उनको $30-35 पर आवर के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पैसे मिलते हैं। उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि बाहर ही कंपनी रजिस्टर कर लें। $300 की होती है अमेरिका में, एक बैंक अकाउंट खोलें, $50 का खुलता है और उसी में पैसे रखना शुरू कर दें। क्योंकि अगर वो यहाँ पे डॉलर्स लेके आते हैं, हम साथ ही उनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते थे। और इनको कभी बाहर अपना कोई सॉफ्टवेयर होस्ट करना है किसी डेटा सेंटर में, कोई गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, इनको कोई 2 बंदे किसी आईटी कंपनी को उस क्लाइंट के पास अमेरिका भेजने, उसकी तनख्वाहें पे करनी है, तो वो फिर डॉलर स्पेंड नहीं कर पाते थे। तो बिकॉज ऑफ दिस हेजिटेशन हमने स्टेट बैंक और SIFC से मिलकर, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, हमने एक रेडिकल स्टेप लिया। वो ये कि आईटी कंपनीज़ के लिए अब 50% ऑफ देयर रेवेन्यू वो डॉलर्स में रख सकते हैं, और जब स्पेंड करेंगे इंटरनेशनली तो उस पर कोई कदगन नहीं, उनको कोई इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं। वो जो बैंक्स नीले पीले फॉर्म साइन करवाते थे पैसे बाहर भेजने के लिए, वो अब आईटी कंपनीज़ को 50% ऑफ रेवेन्यू के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, सिर्फ एक इकदाम से, जैसे कि 1.5 माह कबल हमने किया, एक इकदाम से पिछले 30 दिनों में 13% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। 13% ये तो नहीं हुआ कि एकदम से एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, ये हुआ है कि उन कंपनीज़ ने अपना रेवेन्यू पाकिस्तान लाना शुरू कर दिया। तो ये आपको $2.6 बिलियन आता है, एक्चुअली 4.5-5 अरब डॉलर है एक्चुअली जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। एक तो ये, दूसरा उनको ऑफ कोर्स स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो अब हम बहुत तेज़ी से उनके लिए प्रोड्यूस करें। फिर हमको 4-5 अरब रुपया स्पेंड करने चले हैं स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नए कोर्सेज मुतारिफ़ कराने के लिए, उनके टेस्ट लेने के लिए, उनको इंडस्ट्री में प्लेस करने के लिए। और अगले 2 साल देखिए, अगर हम 2 लाख लोग इंडस्ट्री को देते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर $25,000 बनाता है साल के, तो ये तकरीबन $5 अरब सालाना बनते हैं। और ये दिस इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अभी तकरीबन 2.5 अरब या 4 अरब एक्सपोर्ट है, तो डबल हो जाएगी जस्ट बाय गिविंग द मोर स्किल्ड मैन पावर। लेकिन एक और बहुत बड़ा फिनोमेना, और आपने पहले भी ये सवाल किया कि नौजवान जो हैं उनको हमने चले यहाँ मुलाजमतें नहीं दी, कंपनियाँ छोटी छोटी हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ी कंपनी 3-4-5 हज़ार लोगों की होगी, लेकिन उन्होंने खुद से फिगर आउट किया कि मेरे पास स्किल है, मैं एक लेजरमेंट, मैंने कॉमर्स में डिग्री की है, मैं लेजर मेंटेन कर सकता हूँ, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं एक्सरे पढ़ सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी लिख सकता हूँ, एक कंटेंट लिख सकता हूँ, मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, डिज़ाइनर लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। दुनिया में अब बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस बन गई हैं। मार्केट प्लेस का मतलब है जैसे आप अमेज़ॉन, ईबे पे जाते हैं, इसी तरह fiverr.com पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, जहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल बनाते हैं और दुनिया भर से छोटे छोटे टास्क, $5-10-15 के टास्क हर वक्त इस मार्केट में आउटसोर्स हो रहे होते हैं। कि क्या दुनिया में कोई मेरा ये लोगो बना देगा, मैं $5 दे देता हूँ, कोई ये वॉइस ओवर कर देगा, मैं $10 दे देता हूँ, कोई वीडियो बना देगा, मैं $15 दे देता हूँ। तो वो हर टास्क आउटसोर्स होता है। और पाकिस्तानी, क्योंकि इनके पास स्किल थी, एजुकेशन थी, 15 लाख पाकिस्तानी इन प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड हैं। अगर इनका नंबर देखा जाए तो दुनिया में दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है पाकिस्तानियों की, दूसरी बड़ी, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी, इंडिया चौथे नंबर पे। रेवेन्यू देखें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे। नंबर ऑफ़ पीपल जो हमने ट्रेन किए हैं, जो ये फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हैं, 15 लाख इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड है। उनको 2 प्रॉब्लम्स हैं इन नौजवानों को, जो घरों से बैठे काम कर रहे हैं और ख़ुद से कर रहे हैं और इसी ग्लोबल मार्केट प्लेस में कर रहे हैं। एक उनको मसला ये है कि उनके पास बैठ कर काम करने की मुनासिब जगह नहीं। जिसने दिन में $10 कमाने हैं, वो ना तो 5 लाख का लैपटॉप ले सकता है कोई वीडियो एडिटिंग के लिए, ना वो कोई दफ्तर 2 लाख रुपए का किराए पे ले सकता है, ना जनरेटर ख़रीद सकता है, ना इंटरनेट ले सकता है। तो हमने अब रोज़गार के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। ये पहले मैंने पंजाब में भी ट्राई किया था, बहुत सक्सेसफुल था। बच्चे जो हमारे रोज़गार सेंटर्स में काम करते थे, ये बने बनाए सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके वो अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो 8.5 अरब रुपया ये अभी तक बच्चे पंजाब में कमा चुके हैं। मैंने कल उनसे डेटा मंगवाया था, कोई जो 47 सेंटर्स बनाए थे, उनका क्या बना। अब हम 10,000 रोज़गार सेंटर्स पाकिस्तान भर में बनाने जा रहे हैं, और बजाय इसके इसको सरकार में बनाएं और बिल्डिंगें बनाने बैठ जाएं और सरकारी ठेकेदारों से बनवाएं। जो इसका हल निकाला है वो ये कि हम ये 10,000 कैसे बनेंगे? आप तो महीना 1.25 महीना बाद सर, एक तो हुकूमत ने स्कीम अप्रूव कर दी है। सबसे पहले तो स्कीम अप्रूव हो गई रोज़गार की, उसके लिए फंडिंग अवेलेबल हो गई, तो गवर्नमेंट इज़ लाइंड अप। दूसरा ये कि अब स्कीम ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, कि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट फ्री लोन ले। और आप देखिए पाकिस्तान भर में बहुत सारी अनयूटिलाइज्ड रियल एस्टेट है। कोई प्लाजा बना ख़त्म नहीं हुआ, कोई शॉपिंग मॉल था चला नहीं, कोई ऑफिस स्पेस चली नहीं, तो वो सब हमसे इंटरेस्ट फ्री लोन लेंगे और इनको कन्वर्ट कर लेंगे रोज़गार सेंटर्स में,
जहाँ पे नौजवान जाके काम करें, उनको रेवेन्यू मिलेगा, एक ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज भी करिए करें। तो क्योंकि ये सरकार से निकाल कर हम प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने चाहिए, उनके लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान है। तो मुझे लगता है ये तेज़ी से ही रोज़गार सेंटर्स बनेंगे। सोचिए अगर 10,000 बन जाएँ और 100 लोगों के हम सेंटर्स बना रहे हैं तो 10 लाख लोग फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। अगर 10 लाख लोग दिन में $30 बनाएं जो कि एक फ्रीलांसर बना सकता है, तो ये $10 बिलियन सालाना बनते हैं। तो अगर आप ट्रेन्ड मैन पर IT इंडस्ट्री को 2 लाख देते हैं तो 5 अरब डबल हो जाती है इनकी एक्सपोर्ट। अगर आप फ्रीलांसर्स को बैठ के काम करने की जगह दे दें जिसमें आसानी से दिन में $30 बना सकें, वो जो हमने पंजाब में ट्राई भी कर लिया, तो ये $10 बिलियन सालाना बनता है। इनका दूसरा मसला नौजवानों को ऑफकोर्स पैसे लेने का। देखिए हमने बाहर से पैसे मंगवाने, वायर ट्रांसफ़र आती है, बड़ा कारोबार हो, वायर ट्रांसफ़र आती है, 1000, 5000, $2 लाख की वायर ट्रांसफ़र होती है। जिसने $10 की जॉब करनी है, $5 की जॉब करनी है, उसको तो $5 उसी वक्त चाहिए। देने वाला क्रेडिट कार्ड से पे नहीं कर रहा, दुनिया इवॉल्व कर गई है, वहाँ पे पेपैल है, स्ट्राइप है, वाइज है, वो वायर ट्रांसफ़र्स नहीं कर रहे। $5 के लिए कोई वायर ट्रांसफ़र नहीं करता किसी और मुल्क में, तो उनको पेपैल चाहिए, उनको स्ट्राइप चाहिए, उनको वाइज चाहिए, जो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आगे अमेरिका में बैठा कोई क्लाइंट $5 उस वक्त पे करे और वो $5 आपके बैंक अकाउंट में उसी वक्त आ जाए। ये उनकी बहुत देरीना एक रिक्वायरमेंट थी और इस पर बहुत मैंने काम किया पिछले 4 महीने और बहुत मुश्किल था कि पेपैल को कन्विंस किया जाए कि ये अलाउ करे पाकिस्तान में एक्सेट्रा। अब बहुत मुश्किल से फाइनली हम जिस पे जो प्लान जो सिस्टम पे अराइव किए हैं वो ये कि अब पाकिस्तान में बैठा फ्रीलांसर अमेरिका से पेपैल से पैसे वसूल कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक बहुत सारी जगहों पे 4G की सहूलत भी नहीं है, तो बिल्कुल उसके नहीं लिए है आप कुछ कर रहे हैं? सर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये भी उन्हीं वादों में से एक है। 4G भी नहीं, हम तो 5G लाना चाहते हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में 1,76,000 किलोमीटर फ़ाइबर बिछी है इस वक्त और 2 लाख किलोमीटर मज़ीद फ़ाइबर की ज़रूरत है। हमारे पास 56,000 सेलुलर टावर्स हैं, ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ के टावर्स हैं जिससे ये सिग्नल्स हैं, उसमें से सिर्फ 6,000 को फ़ाइबर लगी है, 10% को। 90% टावर्स इस वक्त उनके पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं, तो 4G कैसे ऑफ़र करेंगे? वो तो न जाने किस तरह आपस में कनेक्टेड है। तो पाकिस्तान में फ़ाइबर बचाने के लिए नई पॉलिसी लेके आए, इसको नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी कहते हैं कि आपने रेल की पटरी रेलवे के साथ डालनी है, रेलवे का ब्रिज क्रॉस करना है, अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क के साथ डालनी है, आपने DHA में डालनी है, अपने अस्करी में डालनी है, अपने कैंट में डालनी है, आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में डालनी है। अब एक स्टैंडर्ड रेट कर दिया और गवर्नमेंट में लोग नोटिफाई कर दी, पॉलिसी बना दी है या बना रहे हैं? सो बन गई, इसको राइट ऑफ वे पॉलिसी कहते हैं। ये कैबिनेट ने अप्रूव की है, तो पाकिस्तान में राइट ऑफ वे पॉलिसी बन चुकी है, स्टैंडर्डाइज हो गई है। और देखिए इसमें बड़ी बात ये कि ये SIFC के फोरम से हमने करवाई, तो उसमें अगर कोई अस्करी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, DHAs हैं, कैंट्स हैं, वो भी तमाम ऑन बोर्ड है। सो वो एक ही पॉलिसी है क्रॉस बोर्ड पाकिस्तान कि अगर किसी ने फ़ाइबर डालनी है तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है और उन्होंने अब ये तेज़ी से इंशाल्लाह इस पे काम शुरू होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान के सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिल के 3 हैं, अभी इस वक्त 4 हैं, 3 होने जा रहे हैं, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर 273 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। सोचिए बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं। फॉर कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया में एक ऑपरेटर है टेलीकॉम ऑपरेटर जिसमें 350 मेगाहर्ट्ज़ जिसके पास है, तो वहाँ एक ऑपरेटर के पास आपसे सारे मिलकर बैंडविड्थ ज़्यादा है। इसीलिए आपको मुझे स्पीड फ़ोन पे नहीं मिलती, 15 शहरों के बाद 4G नापैद है, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलती। और हुकूमत के पास 600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम मौजूद है, 300 इमीडिएटली और 300 जिस साल दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगी। तो वो 300 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके पर कोर्ट केसेस थे, डिस्प्यूट थे, ख़त्म किए, वो एलोकेट हो गई। उसके बाद कैबिनेट कमेटी बनी, इसको ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, वो बन गई, उसने अप्रूव कर दिया। और अब इस वक्त हम इस प्रोसेस में कि ये 300 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम है ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दी जाए, ऑक्शन की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले दिनों एक खबर आई थी, एक कंपनी तो ऑलरेडी छोड़ चुकी है पाकिस्तान को, टेलीकॉम की, और ये कहा जा रहा है कि एक और कंपनी भी छोड़ रही है। नहीं बिल अब तो कोई नहीं छोड़ा जी, अब नहीं कोई छोड़ा। ये कंसोलिडेशन सर होनी थी क्योंकि ज़्यादातर ममालिक में 3 प्लेयर्स हैं टेलीकॉम के। उसमें मसला ये कि इसमें ऑफकोर्स बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार है। और अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ 6,000 टावर्स में तो फ़ाइबर लगी है, तो अगर हम उनको ये अब कहें कि भाई ये फ़ाइबर डालें, अपना नेटवर्क इम्प्रूव करें, 15 शहरों के बाद भी 4G जानी है, लोगों को तक 4G पहुँचाएँ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट दरकार है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंसोलिडेशन अच्छी है। पाकिस्तान का टेलीकॉम इस तरह सेटअप था कि एक फ्रंट रनर प्लेयर था, फिर 2 काफ़ी दूर सेकंड और थर्ड थे, और फिर एक चौथा प्लेयर था जो कि बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था क्योंकि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट इस रीजन में ही नहीं कर रहे थे। टेलीनॉर उन्होंने रीजन एग्जिट कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान की तरह के कई ममालिक से उनका स्ट्रेटजिकली उन्होंने वो निकल गए। अब क्योंकि 3 है और 2 बड़े वाले जो होंगे वो तकरीबन 1 जितना मार्केट शेयर होगा, तब तो उनको स्पेक्ट्रम ख़रीदनी है, आके उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ही वो नंबर 1 प्लेयर रहेंगे मार्केट। एक वादा आपने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का भी किया था।
एब्सोल्युटली। तो ये 300 से जो मेगाहर्ट्ज़ एलोकेट किए इसमें 5G स्पेक्ट्रम शामिल है और ये अब इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में ये ऑक्शन हो जाएगी। वो स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई कर ली गई, इसमें बहुत मुश्किल थी। इसमें कुछ स्पेक्ट्रम फ़ौज इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने भी उसको वकेट किया, कुछ कोर्ट केसेस थे, कुछ टेक्निकल रीजंस थी, हमारे इक्विपमेंट थे, ये वो बहुत इसमें 4 महीने एफर्ट लग के 300 मेगाहर्ट्ज़, मतलब सोचे जितनी भी वेंडर से दुगनी हो जाएगी लोगों को अवेलेबल, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बन गई है और अब ये सून हम ऑक्शन की तरफ जाने वाले हैं। और जुलाई अगस्त में आप देखिएगा जब हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट डालेंगे कि उन्होंने 5G पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये जल्दी नहीं हो सकता जुलाई अगस्त में? तो फिर आप नहीं होंगे? सर बहुत से कामों के लिए मैं नहीं हूँगा, ऑफ कोर्स मैं तो 4 माह का मेहमान था, लेकिन ये चीज़ें इस तरह की थी जो सर साल शायद दहाइयों से इल्तवा का शिकार थी। देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2014 से लेकर पिछले 10 साल में एक दफ़ा भी सक्सेसफुल स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं हुई जिसमें हम स्पेक्ट्रम प्राइवेट सेक्टर को दे सकें। इसीलिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी एग्जिट कर गए और मार्केट ही ग्रो नहीं कर रही एंड सो ऑन। तो ये करने वाले काम थे, उसमें जो मुश्किल पेचीदा काम थे वो मैंने काफ़ी हद तक इस सेक्टर में कर लिए। फाइबराइजेशन पॉलिसी, ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, 5G है, इसी तरह हमने सेलफोन फाइनेंसिंग की स्कीम ले आए हैं। हमने पूरा निज़ाम बना के दिया टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि अब आपको किस्तों पे फ़ोन मिल जाए, क्योंकि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना। मतलब 15,000 वाला फ़ोन तो ले लेते हैं लेकिन वो 4G फ़ोन ही नहीं है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज चलती नहीं। तो अफोर्डेबिलिटी के अमेरिका आप जाएँ, आप साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपको आईफोन 7 मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ़ोन किस्तों पे मिल जाता है। तो पाकिस्तान में पूरा निज़ाम वज़ा किया कि अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स किस्तों पे फ़ोन देने जा रहे हैं और अगर कोई किस्त नहीं पे कर सकेगा तो पीछे से फ़ोन ब्लॉक करने की सहूलत उनको दे दी है ताकि अब वो एक निज़ाम में लोग आ जाएं। और अब एटलीस्ट 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स, अब ये हम 12 तारीख को फॉर्मली लॉन्च करने चलें, वो लोगों को किस्तों पे फ़ोन देने। फ़ोन से मुझे याद आया आपने ये भी वादा किया था कि मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग आप पाकिस्तान में ही करवाएंगे। आपको मेरे सारे वादे याद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं इस वक्त। हाँ। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। एक तो हमसे मेरे आने से कबल एक सेक्टर जिसमें अच्छा काम हुआ वो हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग है। उस वक्त हुकूमत ने पॉलिसी बनाई और 35 इस वक्त 35 हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ग्लोबल हैं, कुछ लोकल हैं, 5-7 ब्रांड्स, और ये एवरेज 15,000 रुपये का फ़ोन पाकिस्तान में बनाते हैं। अब सवाल ये है कि एक तो अच्छे फ़ोन्स की पाकिस्तान में डिमांड बनाने के लिए, ताकि ये जो बना रहे हैं अच्छे फ़ोन भी बना के बेचें, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ़ोन्स लेकर आएँ ताकि आपको इंस्टॉलमेंट्स पे लोग फ़ोन ख़रीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो इनकी चीज़ें बिकेंगी। उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये सेक्टर रुका हुआ था। एक ये कि जैसे हम टेक्सटाइल को और बाकी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट रीबेट या R&D फैसिलिटेशन देती है, अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपको हुकूमत कोई मराहत भी देती है। इस सेक्टर को वादा किया गया लेकिन नहीं दी गई। ये 3% का वादा किया गया, आपके एक्सपोर्ट का 3% आपको R&D अलाउंस मिलेगा। अब हमने 3% फाइनली कर लिया है जो कि 3 साल से इल्तवा का शिकार था और इसको 8% पे लेके जा रहे हैं। दूसरा ये कि उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब फ़ोन बाहर से इंपोर्ट हो तो महंगा और इधर बने और बिके तो सस्ता हो। इसको टैरिफ डिफरेंशियल कहते हैं कि बाहर से आए तो थोड़ा सा महंगा और इधर सस्ता हो। तीसरा ये कि मैं ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे हम सिर्फ फ़ोन असेंबल करना शुरू कर दें, आखिर बनाने भी तो हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री भी तो प्रमोट करनी चाहिए, उसको लोकल डिलीशन कहते हैं कि हम उनको ये सब फैसिलिटेशन देंगे, 8% तक R&D अलाउंस देंगे, टैरिफ डिफरेंशियल देंगे ताकि वो कंपेटिटिव हो जाए, उन्हीं के फ़ोन बिकें। लेकिन अब उनको 2-3 साल में असेंबली से प्रोग्रेस करके कुछ कंपोनेंट्स को पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा। इसी तरह जैसे हम थाईलैंड एक मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन दुनिया की 80% हार्ड डिस्क थाईलैंड में बनती हैं। 80% दुनिया की हार्ड डिस्क थाईलैंड में। क्यों? क्योंकि उनके पास उन्होंने इस तरह की पॉलिसी लेकर आए और जो कंपोनेंट स्पेशलाइज़ किया थाईलैंड ने वो हार्ड डिस्क थी। तो आप लैपटॉप कंप्यूटर कहीं से भी ले लें, ज़्यादातर उसकी हार्ड डिस्क थाईलैंड से आती है। अब एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। इसी तरह अब हमें ये स्पेशलाइज कंपोनेंट्स पाकिस्तान में लिखे हैं। तो ये टैरिफ डिफरेंशियल है, लोकल डिलीशन है, R&D अलाउंस है, ये तीनों करके 29 तारीख को हमने सारे टेलीकॉम ये जो हैंडसेट में उनसे इवेंट रखा है, वहाँ पे अनाउंस करके घर जाएंगे।